हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राम राम, जय सिया राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और 12:15 का टाइम हो चुका है और मैंने घर का काम सारा करके, दुकान से आगे घर का सारा काम करके, नहाना धोना खाना सब हो गया है। और मुझे एक घंटे बाद में दुकान पे वापस जाना है, क्योंकि बिट्टू के पापा को फिर स्कूल जाना है, तो फिर वापस मुझे दुकान पे जाना होगा। तो मैं ये सेकंड, कल एक पार्ट मैंने कल बना दिया था, आज सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो कल तो मैंने आपको मेरे साथ क्या हुआ, वो चीज़ें मैंने क्या फेस की वो बता दी आप लोगों को कि डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन मेरे साथ ये घटना कैसे घटी, ये अब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और फिर लोगों का मेरे बारे में रिएक्शन क्या रहा वो अगले पार्ट में दिखाऊंगी आपको। एक पार्ट में सारा डिटेल से नहीं समझा सकूँगी मैं। तो मेरे साथ क्या हुआ वो बताती हूँ आप लोगों को। तो पिछले साल पहली बरसात हुई थी, पहली बारिश हुई थी, तब बिट्टू भी यहीं पे था। तो बिट्टू की बुक रखी हुई थी उनके रूम में, और उनका सेक्शन जो खिड़की होती है वो खुली थी, और बारिश भी उसी तरफ आ रही थी जिस तरफ बाबू की खिड़की, बिट्टू की खिड़की खुली थी। तो बिट्टू थोड़ा दूर था, तो कहा कि मम्मा वो मेरी बुक रखी हुई है वो भीग जाएगी। तो एक सेक्शन में 3-4 बुक रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी तो वो बुक भीग जाएगी। तो फिर मैंने दौड़ लगा के आई। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी तो चौक में ऊपर से जो होता है रोशनदान बोलते हैं उसको, तो वो एकदम से उस फाइबर रखा हुआ है उसके ऊपर, पता नहीं वो जैसे पेच होते हैं उसके नीचे से कोई छेद हो गया और उससे बारिश नीचे टपक टपक हो गया, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया। तो जैसे ही मैं दौड़ लगाई तो मार्बल में तो आपको पता है कि थोड़ा सा पानी हो तो फिसल जाता है, जैसे दौड़ लगाई मैं फिसल गई, फिसल करके मैं एकदम सीधी गिर गई। और गिरते मुझे कमर में वही चोट लगी, और वही अंग पहले टिका जहाँ पे मुझे दर्द की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट बार वो लग गई, फिर मैं वहीं पे बेहोश होके गिर गई थी। फिर बिट्टू मेरे पीछे पीछे आया, तो बिट्टू ने आके मुझे उठाया, और दोनों मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मुझे खड़ा पहले बिठाया, फिर थोड़ा इधर उधर किया, फिर खड़ा किया, और फिर रूम में ला के सुलाया। लेकिन वो धीरे धीरे 1-2 दिन में फिर मैं ठीक हो गई थी, उतना सीरियस नहीं हुआ था उस वक्त। 1 महीने में मेरे 3 चांस हो गए थे इससे। फिर दूसरा क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, और बिट्टू के पापा ने दुकान कर ली थी, और मैं घर पे अकेली रहती थी, और बिट्टू भी चला गया था। तो वो फिर मैंने गाय भैंसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पानी कीचड़ खूब भर जाता था वहाँ पे, कीचड़ जितने घुटनों तक पानी आ जाता था। तो मैंने क्या करती, अकेली बांधती थी उनको, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांधना, पानी से दूसरी जगह बांधना। तो मैं उसको लेके जा रही थी ये गाय को, तो वो गाय पता नहीं किस तरह से अचानक से ऐसे चमक के उसने मुझे इधर से घुमाया। घुमाते ही एक ठाण, सीमेंट का बिलिया बोलते हैं उसको, ठाण बोलते हैं, तो उस पे जाके मैं पीछे की तरफ गिरी। तो मुझे वहीं जो पहले 10 दिन पहले लगी थी वहीं चोट दोबारा लगी। फिर मुझे 10 मिनट तक तो वहीं मैं बैठी रही। मुझे इतनी हालत हो गई कि मैं एकदम जैसे बेहोश की तरह बैठ जाता ना कोई, इसी तरह बैठ गई थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उनको बना, मैंने बिट्टू के पापा को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वो गुस्सा करेंगे कि आप ऐसा काम करते क्यों। तो फिर मैंने नहीं बताया। तो फिर मेरे ज़्यादा दर्द हो गया तो थोड़ा थोड़ा बताया कि मैं गिर गई, लेकिन मैंने रियल नहीं बताई। फिर मेरे साथ ऐसे होते होते दर्द बढ़ गया है, तो उसने बिट्टू के पापा ने बोला कि आप डॉक्टर के दिखा के आ जाओ, जांच करवा के आ जाओ, पता नहीं अंदरूनी जगह कहीं चोट लग गई, आगे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फ्रैक्चर वगैरह या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने वो लापरवाही बरत दी। फिर मुझे तीसरी बार क्या हुआ कि वही सीमेंट का बिलिया ठान, उसी के ऊपर मैं बैठ गई। मैंने पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जैसे नीचे होके और उस गाय को बांध रही थी, और मैंने पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे सीमेंट का ठान रखा हुआ है, वहीं पे मैं बैठ गई। तो वहाँ में मुझे चोट और ज़्यादा लगी। तो 1 महीने में मुझे 3 चांस हो गए। फिर मैंने लापरवाही बरती, फिर मेरा दर्द धीरे धीरे बैठ गया कि मुझसे बैठा ही नहीं गया। मैं जब खाना भी पहले नीचे जैसे चूल्हे पर ऊपर खड़ी होकर नहीं बनाती थी, नीचे गैस चूल्हा नीचे रखती थी, और नीचे बैठ के आराम से मैं सुकून से खाना बनाती थी आराम से, और मुझे अच्छा लगता था। तो मैं बैठ के आराम से खाना बनाती थी। फिर मैंने
बिट्टू के पापा को बताया नहीं मुझे तो दर्द हो गया है। और मैं बैठे बैठे खाना बनाती थी तो मुझे बैठे नहीं रहा जाता। मैंने ये तो बोल दिया कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बैठ के खाना नहीं बनता है। तो मैंने क्या किया कि स्लिप के ऊपर रखती मैंने गैस चूल्हा और खड़ी खड़ी खाना बनाने लगी किचन में। तो इसे चलता रहा लेकिन खाना हम बैठे बिना कैसे रख दिया। दूध निकालते तो बैठ के निकालती थी मैं, और जब भी खाना खाते हैं तो हम बैठ के खाना होता है तो वो नहीं बैठ सकती। और जब बिट्टू के पापा मार्केट जाते थे सामान लेने के लिए तो दुकान में भी चेयर पे मुझे बैठना पड़ता था, तो वहाँ मैं बैठ नहीं सकती थी। तो बिट्टू के पापा ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम दिखा के आओ जांच करा के आओ। लेकिन मैंने लापरवाही कर दी, और औरतों की यही आदत होती है। काश अगर मैं उसी टाइम पर अगर जांच करवाती या दिखा सकती थी तो वहाँ का इलाज संभव था। लेकिन वो चोट लगने की वजह से थक्का जम गया, वहाँ पे नसों में खून जमा हो गया। और वहाँ से थोड़ा पता नहीं, डॉक्टर अलग अलग राय देते हैं, कोई क्या बोलते हैं कोई क्या बोलता है पता नहीं, अलग अलग सबकी अलग अलग राय थी। तो फिर और वो चोट लगने की वजह से उनमें वो गैप, इसीलिए वो गैप हो गया उसमें, और वहाँ पे सूजन आने लगी चोट की वजह से। तो फिर 3 महीने गुजर गई। फिर मैं इतनी मेरी हालत हो गई थी कि मैंने बेड पकड़ लिया, बुखार होने लगी, रात को नींद तो आती नहीं थी, इस तरह से उड़ता था कि क्या बताऊँ। यहाँ पे जैसे रस्सी हमारे कहीं चोट लग जाती है, रस्सी हो जाती है, तो वहाँ पे किस तरह से होता है, तो उसी तरह से चटके बोलते हैं, चटके चलने लगते, उसी तरह से पूरी रात पर मुझे नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने बिट्टू के पापा ने उस वक्त क्या कि कोरोना का भी पीक बहुत ज़्यादा था, तो मैं डर के मारे इसी वजह से नहीं की, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे सांवली पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लाइन लगी रहती थी, रोज़ 40-40 डेड बॉडी निकलती थी। तो मेरे अंदर डर बैठ गया कि ये दर्द से तो मरूंगी या न मरूंगी पता नहीं, लेकिन इस कोरोना के डर से मैं ज़रूर मरूंगी। तो मैंने घर से कदम बाहर उठाया नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके सिकर गई डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने एक बार दवाई दी, दवाई से मुझे 7 दिन की दी, फिर 15 दिन की दी, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और मुझे घर पे भी जैसे गर्म पानी का छिड़काव वगैरह कुछ वो भी बताया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, मुझे नींद ही नहीं आई। उसने डॉक्टरों ने क्या कि हेवी दवाइयाँ, जैसे 1 मिनट मुझे बेटा नहीं रहा है, डॉक्टरों ने जी मुझे हेवी दवाई बहुत दी, उससे भी मुझे नींद नहीं आती थी। इतनी हेवी डोज दी कि उससे मुझे बेचैनी होती थी लेकिन नींद नहीं आती थी। फिर न्यूरो डॉक्टर के पास भेज दिया गया। तो क्योंकि टेंशन की वजह से फिर यहाँ 4 या 5 डॉक्टर हमने हर 7 दिन के अंदर चेंज किए। 1 को दिखाया, 2 को साथ में दिखाया, 3 को दिखाया, इस तरह से दिखाते दिखाते हम 3 महीने गुजर गए थे। यहाँ पे कोई इलाज नहीं मिला। फिर मेरी हालत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं बेड में उल्टी लेटती थी, सीधा तो मुझे लेटा ही नहीं गया ना बैठा गया, तो मैं उल्टी लेटती थी और दिन भर रोती थी। दिन भर ज़्यादा रोने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मेरे दिमाग में भी वो साइकोलॉजी इस तरह से बैठ गई, इस तरह से कि माइग्रेन में भी दर्द होने लगा। फिर न्यूरो के पास गए, माइग्रेन की MRI कराई, डॉक्टरों को दिखाया, उस दर्द को तो भूल गई। फिर ये हो गई तो उसको लेके मुझे इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे। फिर मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने राय दी कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, आप एक काम करो, आप जयपुर लेके जाओ उनको। तो जयपुर अलग अलग डॉक्टरों ने अपने अपने कॉन्टेक्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनके नंबर दिए, उनसे बात की, अपॉइंटमेंट लिया, फिर उनको दिखाया। जगह जगह हम हड्डी के डॉक्टर से भी गए, जैसे स्पाइन का होता है, टेलीफोन का अलग होता है, न्यूरो का होता है, तो न्यूरो की भी दवाइयाँ चल रही थी। तो सब मैंने अलग अलग डॉक्टरों के पास में गई। फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने अलग अलग राय दी सबको। कोई कहता है इसकी वजह से, चोट की वजह से दर्द हो गया, कोई कहता है कि इसकी वजह से दर्द हो गया, सब अलग अलग राय देने लगे। तो इस तरह से मेरी हालत हो गई थी। फिर मैंने क्या किया कि 10-11 महीने दवाइयाँ ली, जयपुर से भी 7-8 महीने करीब ली। लेकिन मुझे एक डॉक्टर बहुत अच्छा लगा, वो हड्डी का था, कि बेटा आज मेरी बात एक नोट कर लो आप, कि लोग चंद्रमा पे पहुँच गए और वहाँ पे रहने की बसने की कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो भी संभव नहीं है, आप सर्जरी कराओगे तो भी संभव नहीं है। और डॉक्टरों ने हमें
3.5 लाख रुपए थे एक दिन। तो फीस बताई थी कि आप इतनी फीस जमा करा देना और आ जाना ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए। तो हमने कहा कि इनकी 3-4 डॉक्टरों की बैठ के मीटिंग हुई थी वहाँ पर, हमें अलग डेट देती थी और 3-4 डॉक्टर बैठ के वहाँ पे मीटिंग की थी। बड़े सीनियर, उनसे भी और सीनियर डॉक्टर थे, उनको दूर से बम्बई से और दिल्ली से बुलाया गया और आपस में वो बात की, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। तो उसने सर्जरी फिर बताया। तो हमने कहा कि कितने % इस बात की क्या गारंटी है कि हम ठीक हो जाए। तो उसने बोला कि इसकी तो हम 1% भी गारंटी नहीं ले सकते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी खराब हो, जब तक इस दुनिया में हूँ तक कम से कम दर्द के सारे जी तो रही हूँ ना, क्योंकि सर्जरी होने के बाद भी क्या पता कहीं से क्या कुछ हो जाए। और जो हड्डी वाले डॉक्टर ने मुझे बता भी दिया था कि अगर जरा सी भी नस या कहीं से भी आपकी कट गई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो पैरालाइज हो सकता है, आप उनसे भी बेहतर हालत ख़राब हो सकती है। और वहाँ पे इन्फेक्शन, जहाँ से आपकी सर्जरी होगी वहाँ से इन्फेक्शन फैलने का भी डर है। ये सब हो गया, खूब घूमे डॉक्टरों के पास। और कोरोना चल रहा था, मंदिर पे भी हमने ध्यान नहीं दिया और वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हमारी। तो फिर हमें बाबा की शरण में पड़े, हमने जोत की, बाबा से पूछा। तो फिर हमें बताया कि आप वो चीज़ें, दवाइयाँ बंद करो, अगर दवाइयाँ बंद करोगे तभी मेरा इलाज चलेगा, वरना मेरा इलाज नहीं चलेगा। और वो बिट्टू के पापा ने बहुत बार कहा था कि हम पूछ लेते हैं, देसी दवाई यहीं पे बता देंगे, बाबा की शरण में यहीं पढ़ते हैं। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि नहीं, आज जो भी हुआ इनकी वजह से हुआ। लोगों की मैंने इतनी सेवा की, कितने लोग आते थे, 200-300 लोग दिन में मंगलवार शनिवार आते थे। उनकी चाय पानी सेवा, खाना पीना, उनका सब, बहुत रहना, सब सारी व्यवस्था वहीं होती थी। लेकिन आज जो मेरे अंदर बीत गए, मैं उन सब की करती थी, लेकिन आज मुझे पूछने के लिए उनमें से कोई एक भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ कि आज मैं आपके साथ हूँ। कोई भी एक भी पूछने के लिए नहीं आया। मैंने सेवा की, अपने भाव से की, जो कुछ भी किया अपनी आस्था से किया, किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया। लेकिन कभी मैंने उसको पीछे से मुड़ के बोला भी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, आपके लिए ये किया, वो किया, नहीं किया। लेकिन जब तकलीफ होती है ना तो अंदर से अपने आप ही हो जाता है, इंसान ना चाहते हुए भी हर कुछ बोल देता है। तो इसीलिए, और मैंने सेवा भाव करके आप लोगों से बोलना भी नहीं चाहिए। जो भी हुआ मेरे से, जैसा भी हुआ, ऊपर वाले की मर्जी थी, बाबा की मर्जी थी, मैंने वही किया। मेरे पास क्या था, अगलाई देने वाला था, अगलाई करने वाला था। फिर जो बाबा ने बताया यहाँ पे जोत पे, मैंने वही किया। तो मुझे 7 दिन में फ़ायदा मिला, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, 2 घंटे आई, कभी घंटे आई, कभी 10 मिनट, ऐसी नींद आने लगी। फिर एक ऐसे करते हुए 1 महीने तक वो प्रोग्रेस चालू होगा। तो मेरे 10% मुझे फ़ायदा मिला, जबकि डॉक्टरों से मुझे तकलीफ बढ़ती थी। 10% फ़ायदा मिला, 1 महीने में मुझे 10% फ़ायदा मिल गया। तो 5 महीने हो गए, तो आप सोच सकते मुझे 50% फ़ायदा मिल गया। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में मुझे पूरा फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन बाबा ने यही कहा है कि पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, साफ साफ बोल दिया। लेकिन आप एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, जैसे नॉर्मल जीती हूँ मैं, वैसे मैं जी सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, बिट्टू के पापा ने मेरी बहुत हेल्प की। फिर मैंने क्या किया, इतनी तकलीफ हुई तो मैंने 2 गाय भैंस को तुरंत सेल कर दिया। यानी कि मेरी जो गाय 50-50 हज़ार की 30 हज़ार में सेल की, जो भैंस 70 हज़ार की थी वो 45 हज़ार में मैंने सेल की। लेकिन वो मेरी मजबूरी थी कि काम कौन करता। और फिर मैंने उनको सेल कर दिया और दूध हम दूध वाले से लेने लगे। और बिट्टू के पापा ने बहुत हेल्प की। और बाकी जो बच गए तो उसको बेचने नहीं दिया कि मैं बैठा हूँ अभी तक करने वाला। इतने दिन अगर तुम मेरे लिए 20 साल कर सकती हो, यानी कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं यहाँ बहुत छोटी थी तभी से रहने लगी हूँ। और रेगुलर 20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, तो 20 साल आपने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उसने मेरा जो काम था, जैसे वजन बार का काम था, वो बिट्टू के पापा ने किया, शुरू कर दिया सारा काम। और
फिर दुकान पे मैं जैसे बैठ तो नहीं सकती, लेकिन मैं खड़ी ही रह सकती हूँ। तो मैं खड़ी 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 ऊपर नीचे होके जैसे भी एकदम नीचे झुक तो नहीं सकती, लेकिन मैं सीधी बैठ सकती हूँ, सीधी खड़ी हो सकती हूँ। तो मैंने कैसे जैसे करके दुकान का काम संभाल लिया, और खड़े खड़े घर का, किचन का, बर्तन वगैरह जैसे पैरों के दम पे बैठते हैं ना, वैसे बैठ के मैं आराम से कर लेती हूँ सारे काम। दूध भी निकाल लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वजन का काम, नीचे झुकना, जैसे चारा डालते हैं तो झुकना पड़ता है, गोबर डालते हैं तो झुकना पड़ता है, तो वो काम बिल्कुल, डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये 6 महीने 12 महीने खटिया में पड़ के इनकी क्या हालत हो जाएगी पता ही नहीं। तो उससे तो अच्छा फिर क्या किया, और मुझे घूमना भी बताया, तो मैंने घूमना भी स्टार्ट कर दिया। खूब घूमी, घूमने से भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो बिट्टू के पापा ने यानी कि 100% में से 100% में मुझे हेल्प की। और इस भगवान से हर जन्म में यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे ऐसा ही पति मिले, हर जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिले। बाकी रिश्ते क्या हैं, उस बाकी रिश्तों ने मेरे साथ क्या किया, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसी में नहीं बता सकती। मुझसे नीचे झुका नहीं जाता है, लेकिन लोगों को ऐसे लग रहा है, क्या लग रहा है वो मैं बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। तो इसीलिए मैं दुकान में ज़्यादातर रहती हूँ। और बिट्टू के पापा गाय भैंस ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, 5 हैं छोटे मोटे, लेकिन उनका काम करते हैं, और धीरे धीरे करते हम एकदम कम कर लेंगे, और एक भैंस रहेंगी सिर्फ, जो उसका तो मैं भी कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। इसीलिए फिर बिट्टू के पापा ने स्कूल ज्वाइन की, और मैं दुकान का संभालती हूँ, काम भी ज़रूरी है, और बिट्टू यहाँ रहता नहीं है। फिर अगर तकलीफ़ हुई थी उस वक्त, मैंने अपने बच्चे को भी 3-4 महीने बिल्कुल भी नहीं बताया था। बिट्टू 2.5 महीने तक करीब वहीं पे था मेरी तकलीफ़ होने के बाद में। तो बिट्टू ने पूछा मम्मा कैसी है कैसी है, तो मैंने यही बताया बार बार कि ठीक हूँ ठीक हूँ। वो वीडियो कॉलिंग करता था, तो मैं वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं कर सकती थी कि मेरे अंदर इतनी तकलीफ़ है। मैं थोड़ी सी बात करती थी कि फिर मैं बिट्टू के पापा को बोलती थी कि आप बात कर लो। फिर बिट्टू ने, उसे पता चल गया था, करीब 2.5 महीने हो गए थे कि मम्मा की फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे मतलब उसकी एग्ज़ाम पास में थी, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए आ गया यहाँ पर कि नहीं मेरी मम्मा बीमार है, मैं जाऊँगा। तो फिर वो आ गया। 15 दिन तक वो खुद रहा। मेरा बच्चा खाना, यानी कि मुझे खाना भी नहीं बनाने दिया, खुद खाना बनाता था मेरे लिए, खुद भी बना, सारा काम सब कुछ खुद करता था। जिस बच्चे ने कभी एक पानी का गिलास भी नहीं लिया, वो करता था अपनी माँ के लिए कि तू दवाई ले, आराम से ले, जल्दी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। और वो मजाक भी करता था कि अभी मैं कमा रहा हूँ, मेरी शादी कौन करेगा, अरे इसकी तो माई नहीं है, मजाक भी करता था साथ में। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादातर दुकान पे रहती हूँ, और बिट्टू के पापा स्कूल, घर और गाय भैंसों का भी संभालते हैं, और फिर मेरी दुकान पे भी हेल्प करते हैं, सामान वगैरह ला देते हैं। और घंटे 2 घंटे जब मैं घर पे आती हूँ तो वो भी मेरी हेल्प हो जाती है। और इसीलिए मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाना किया, क्योंकि बिट्टू के पापा ने मुझे बहुत फोर्स किया, मेरा इतनी हिम्मत बंधाई कि नहीं आप वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ। आप जो भी है आपकी, क्योंकि आप जितनी बिजी रहोगी, सॉरी आप लोग बीच में डिस्टर्ब होंगे, लाइट चली गई तो रूम में अंधेरा हो गया था, तो मैंने गेट खोला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और मेरी जर्नी 3 या 4 वीडियो में आएगी आप सब लोगों के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना। और बिट्टू के पापा ने मुझे सपोर्ट किया है कि आप वीडियो बनाओ, जो भी आपकी है अंदर से, आप जितनी बिजी रहोगी उतनी अच्छी रहोगी, स्वस्थ रहोगी। अपनी जर्नी शेयर करते रहिए। तो थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब मुझे दुकान पे जाना है।